सभी प्रगणक एवं पर्यवेक्षक महोदय को इम्प्रेसिव स्टडी मंच पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से गणना प्रपत्र को किस प्रकार भरना है इसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। उम्मीद है कि अधिकतर प्रगणक अपने गणना ब्लॉक क्षेत्र में गए होंगे, काम भी करना शुरू कर दिए होंगे। कुछ प्रगणक किसी परिवार का डाटा रफ पेपर पर लिख चुके होंगे, तो कोई प्रगणक ओरिजिनल पेपर पर उसको लिख दिए होंगे। इस क्रम में उन सभी प्रगणक को गणना प्रपत्र भरने में कुछ परेशानी लग रहा होगा। उन्हें लग रहा होगा कि इस प्रपत्र को भरने में बहुत ज़्यादा समय भी लग रहा है और कहीं कहीं त्रुटि भी हो जा रही है। तो आज इन्हीं परेशानी को दूर करने के लिए हम एक आसान तरीका आपको बताने वाले हैं जो आपको बिल्कुल पसंद आएगा और कम समय में इसको आसान तरीके से भर सकेंगे। तो आइए सबसे पहले क्या देखना है कि जिस परिवार का डाटा आप भरने जा रहे हैं उस परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, ये आपको कन्फर्म हो लेना है। और यह डाटा कहाँ मिलेगा? मोबाइल ऐप पर भी आपको मिल जाएगा कि उस परिवार का भवन संख्या क्या है, मकान संख्या क्या है, परिवार का क्रम संख्या क्या है और कुल सदस्यों की संख्या क्या है। तो इस फॉर्मेट को भरने के लिए जो हम तरीका अपनाएंगे, आप इस तरह भर रहे होंगे कि एक लाइन को पहले आप पूरा कंप्लीट कर रहे होंगे। हमको एक सदस्य को पहले नहीं भरना है। उस परिवार में टोटल कितने सदस्य हैं, सबसे पहले क्या करना है, हमको इस कॉलम में पूरे सदस्य का नाम लिख लेना है। हमको कॉलम वाइज भरना है। पहले एक कॉलम को भर लेंगे, फिर दूसरा कॉलम को भरेंगे, फिर इसके बाद तीसरा, यही क्रम हम अपनाते जाएंगे। लास्ट में मेरा सब कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पर हम सीरियल नंबर लिखते हैं। ये जो परिवार हमने लिया है इसमें कुल सदस्यों की संख्या जो है सो 5 है। तो यहाँ पर हम पहले सीरियल नंबर लिख लेते हैं। जो डिजिट में हमको निर्देशित किया गया है वही डिजिट का उपयोग करना है, यानी अरबिक न्यूमरल का प्रयोग करना है। यहाँ पर हो गया 3, इसके बाद हो गया 4, इसके बाद हो गया 5। सबसे पहले क्या करेंगे, हम परिवार के पूरे सदस्य का नाम लिखेंगे। तो मान लिया जाए कि इस परिवार में जो सदस्य हैं, सबसे पहला नाम उनका है राजेश यादव। ठीक है, राजेश यादव। स्पष्ट अक्षरों में लिखना है, साफ साफ अक्षरों में, ये 2 लाइन के बीच में लिखना है। राजेश यादव के बाद इनके घर में जो है वो दूसरा सदस्य उनकी पत्नी है। पत्नी का नाम है निर्मला देवी। ठीक है, निर्मला देवी। अब इसके बाद इनके संतान है, यानी इसका जो आगे वाला सदस्य है, इनकी एक बेटी है जिसका नाम है सीमा कुमारी। सीमा कुमारी। इसके बाद एक लड़का है जिसका नाम है राजू कुमार। राजू कुमार। अब इस घर में, इस परिवार में एक और सदस्य है जिनका नाम है राजेंद्र यादव। क्या नाम है? राजेंद्र यादव। अब यहाँ पर क्या है कि राजेंद्र यादव जो है सो राजेश यादव के पिताश्री हैं। अब इसके सामने क्या करना है, पहला कॉलम तो हमने भर लिया। अब दूसरा कॉलम में जाएंगे। दूसरा कॉलम में क्या कहता है कि पिता या पति का नाम भरना है। तो राजेश यादव के पिता का नाम क्या है? तो राजेश यादव के पिता का नाम है राजेंद्र यादव। ठीक है, राजेंद्र यादव। यहाँ पर राजेंद्र यादव लिख दिया। अब इसके बाद क्या है कि निर्मला देवी जो है, निर्मला देवी के पति का नाम क्या है? तो निर्मला देवी के पति का नाम है राजेश यादव। ठीक है, राजेश यादव, ये लिख दिया। अब इसके बाद सीमा कुमारी। तो सीमा कुमारी के पिता का नाम क्या है? राजेश यादव। एक भी लाइन नहीं छोड़ना है, सभी में लिखते जाना है। ठीक है ना, ऐसा नहीं करना है कि इनके पिता राजेश यादव, तो राजेश यादव यहाँ लिखा हो तो यहाँ डॉट डॉट कर देंगे, वैसा नहीं करना है। अब राजू कुमार के पिता का क्या नाम है? राजेश यादव। राजेश यादव लिख दिया। इसके बाद राजेंद्र यादव के पिता का नाम क्या है? तो रमेश यादव। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? रमेश यादव। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि जब भी यहाँ पर परिवार के सदस्यों का नाम लिखेंगे तो यहाँ पर श्री और श्रीमती का उपयोग नहीं करना है। श्री और श्रीमती नहीं लगाना। इसी प्रकार इसमें भी करना है। लेकिन यदि पिता और पति में देखना है कि कोई मृत हो चुके हैं तो उसके पहले स्वर्गीय या मरहूम का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर राजेंद्र यादव जो हैं, इनके पिता नहीं हैं, मृत हो चुके हैं, तो इनके पिता के नाम के पहले क्या करेंगे? स्वर्गीय लगा देंगे। यही ध्यान रखना है कि जो मृत हो चुके हैं उनके नाम के पहले स्वर्गीय या मरहूम लगा देना है। इसके बाद आता है तीसरा कॉलम में प्रधान से संबंध। तो इसमें क्या करेंगे?
हमें कुछ अलग दिमाग नहीं लगाना है, सीधा अब इसमें यही चेक करना है कि इस परिवार में जितने भी सदस्य हैं तो उन सदस्यों में से कोई एक घर का प्रधान होगा। तो प्रधान इसमें से कौन है? मान लिया जाए कि हो सकता है निर्मला देवी, निर्मला देवी को बना दिए। वो परिवार में सदस्यों के द्वारा जो कहा जाएगा उसी के अनुसार यहाँ पर प्रधान बनाना है। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रधान का नाम जो होगा सबसे ऊपर ही होगा, पहला ही सीरियल नंबर पर होगा, कोई ज़रूरी नहीं। लेकिन यदि आप लिख देते हैं तो अति सुंदर है। अगर कहीं दूसरे जगह भी लिखा हुआ दूसरे सीरियल नंबर में भी तो कोई दिक्कत नहीं है। केवल प्रधान जो है ना, इससे संबंध हमको सही जोड़ करके लिखना है। अब जैसे मान लिया जाए कि राजेश यादव प्रधान है, तो प्रधान का कोड क्या है आपको पता होगा, वहाँ पर विकल्प पर कोड दिया हुआ है प्रपत्र में। तो प्रधान के लिए जो कोड है वो 01, तो 01 कर दिया। इसके बाद निर्मला देवी, तो निर्मला देवी कौन है, कहाँ से इसको संबंध जोड़ना है? तो प्रधान से। तो प्रधान कौन है? राजेश यादव। तो निर्मला देवी राजेश यादव की कौन है? ये पत्नी है। तो पत्नी का कोड क्या होता है? पति पत्नी का कोड जो दिया हुआ है वो 02 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद सीमा कुमारी कौन है राजेश यादव के? तो पुत्री है। तो पुत्र और पुत्री का कोड कितना दिया हुआ है? 03 दिया हुआ है, 03 लिख दिया। राजू भी पुत्र है, इसका 03 हो गया। लेकिन अब राजेंद्र यादव कौन है? प्रधान को देखना है। राजेंद्र यादव कौन है? किनके? राजेश यादव के। कौन है? ते पिता है। तो पिता का कोड क्या दिया हुआ है? 05, तो 05 लिख दिए। अब इसके बाद आता है आयु वर्षों में, हमें वर्ष में ही आयु लिखना है। हो सकता है आपके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा कि कोई बच्चा जन्म लिया है, उसका उम्र है वो 5 माह का है या 3 माह का है या 2 ही दिन का है, तो उसके लिए तो वर्ष में तो नहीं उम्र आ रहा है। उसके लिए क्या करना है? राउंड फिगर में 001 वर्ष लिखना है, याद रखना है। तो राजेश यादव का जो उम्र है वो कितना है? यहाँ देखिए 3 बॉक्स है। 3 बॉक्स इसलिए दिया गया है कि किसी किसी बुजुर्ग का जो उम्र है हो सकता है 99 से पार हो, 100 बरस हो, 102 बरस हो, 105 वर्ष हो, तो 3 डिजिट में जाएगा, इसीलिए यहाँ पर 3 बॉक्स बना हुआ है। लेकिन जब जिसका उम्र 2 ही अंक में है उसको भी आपको 3 बॉक्स कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ पर राजेश यादव का जो उम्र है वो इसका है 035, ठीक है ना, यानी 35 साल है। इसके बाद निर्मला देवी जो है इसका उम्र जो है इसका उम्र 33 साल है, 33 साल लिख दिया। सीमा कुमारी का उम्र कितना है? तो 10 साल है, इसका 10 साल लिख दिया। इसके बाद राजू कुमार का उम्र कितना है? तो 7 साल है, 7 साल लिख दिया। इसके बाद राजेंद्र यादव का उम्र कितना है? तो 70 साल, तो 70 साल लिख दिया, 070 इस तरह से लिख दिया। अब इसके बाद आता है लिंग का, यानी 5वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? लिंग। तो इसमें जब पुरुष है तो उसके लिए 01 कोड है, यानी पुल्लिंग के लिए 01, स्त्रीलिंग के लिए 02 और अन्य के लिए 03। तो पुरुष है राजेश यादव, क्या है? पुरुष है, तो 01। निर्मला देवी महिला स्त्री है तो स्त्रीलिंग के लिए 02। सीमा कुमारी स्त्रीलिंग है तो 02। राहुल कुमार पुल्लिंग है तो 01। राजेंद्र यादव पुल्लिंग है तो 01। अब यहाँ पर इसके आगे आता है वैवाहिक स्थिति। वैवाहिक स्थिति में भी कोड दिया हुआ है कि यदि अविवाहित है, जिस तिथि को आप गणना कर रहे हैं आपको उसी तिथि से निर्धारित करना है कि जिस दिन आप गणना कर रहे हैं उस तिथि को क्या है कि राजेश यादव का शादी विवाह हुआ है कि नहीं हुआ है तो अविवाहित, हो गया है तो विवाहित। तो अविवाहित के लिए 01, विवाहित के लिए 02, विधुर और विधवा के लिए 03, संबंध विच्छेद के लिए 04 और तलाकशुदा के लिए 05। ये जो कोड का किस प्रकार प्रयोग करना है इसके बारे में हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, इसमें केवल हम भर के बता रहे हैं। तो राजेश यादव जो है सो विवाहित है, तो विवाहित का मतलब कोड कितना दिया हुआ है? 02। अब इनकी पत्नी 7 है, ये भी क्या है? विवाहित है, तो 02 हो गया। अब इसके बाद सीमा कुमारी जो है इनका विवाह नहीं हुआ, ये मात्र अभी 10 साल के हैं तो इसका विवाह नहीं हुआ तो अविवाहित। राजू कुमार जो है ये भी अविवाहित है तो 01। राजेंद्र यादव क्या है? इनकी जो पत्नी है ये मृत हो चुके हैं, तो जब जिसकी पत्नी मृत हो चुकी है वो व्यक्ति क्या कहलाता है? विधुर। तो विधुर के लिए कोड क्या था? तो 03, तो यहाँ पर 03 लिख दिया। अब इसके बाद आता है धर्म। तो राजेश यादव किस धर्म से संबंधित है? तो हिंदू से है, तो हिंदू का कोड क्या है? 01। इस्लाम का क्या है? 02। इसी तरह से सब धर्म का कोड दिया हुआ है। यहाँ पर बात ये भी आ सकता है, हो सकता है राजेश यादव ये ओरिजिनल में हिंदू है, सनातनी है, लेकिन कहता है कि हम
कोई धर्म नहीं मानते हैं, तो कोई धर्म के लिए भी वहाँ पर कोड दिया हुआ है, उससे संबंधित क्या करना है, कोड को भरना है जैसा वो कहेगा। हो सकता है कि हिंदू धर्म है पहले से, लेकिन अब जो है सो क्या क्रिश्चियन बन गया, तो उसके अनुसार क्या करना है। हो सकता है बोलेगा कि हम बौद्ध धर्म अपनाते हैं, तो उसी के अनुसार आपको कोड भरना है, जो धर्म कहेगा उसी के अनुसार कोड भर देना है। तो यहाँ राजेश यादव का पता चला कि वो हिंदू धर्म से संबंधित है, तो 0-1 हो गया। निर्मला देवी भी क्या है, तो हिंदू हैं, तो हिंदू के लिए 0-1। इनके सभी बाल बच्चे जो है सो हिंदू हैं, इनके पिताजी भी जो हैं ये भी हिंदू धर्म से संबंधित है। जिस धर्म से रहेगा उसका संबंधित जो कोड है वही कोड हम इसमें भरेंगे। अब इसके बाद आता है जाति का नाम एवं कोड। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी मामला थोड़ा सा अलग हो सकता है। कारण क्या है कि एक ही घर में आपको 2 जाति देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि पति दूसरे जाति का है, हो सकता है कि पत्नी जो दूसरे जाति का है। अंतरजातीय विवाह में ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन करना क्या है कि जब जाति का यहाँ निर्धारण करेंगे तो उनके पिता के नाम से होगा। जिस सदस्य का नाम है तो इसके पिता किस जाति के हैं वही जाति का नाम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे राजेश यादव है तो राजेश यादव के पिता कौन जाति के थे, तो यादव के थे, तो यहाँ पर यादव लिख देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर यादव लिख दिए। अब यहाँ पर जो निर्मला देवी है इनके पिता किस जाति के थे, यादव, तो यहाँ पर यादव लिख देना है। एक चीज़ हम यहाँ पर और समझाना चाहेंगे कि यहाँ जो जाति लिखाएगा केवल मूल जाति लिखाएगा, यहाँ पर उपजाति का उल्लेख नहीं करना है। जैसे मान लिया जाए कि राजेश यादव की यहाँ हम गणना कर रहे हैं, तो राजेश यादव नहीं बताए अपनी जाति, वो बता दी कि क्या हम गोरा जाति के हैं। तो गोरा जाति किनका होता है, उपजाति, यादव का। तो यादव का अनेक उपजाति है, गोप है, ग्वाला है, अहीर है, मेहर है, घासी है, लक्ष्मी नारायण है, ये बहुत से उपजाति है। तो हमको उपजाति नहीं लिखना है बल्कि मूल जाति लिखना है। तो उसका मूल जाति क्या हो गया, यादव। अब जो है ना सीमा कुमारी, इसके पिता यादव हैं, ये सब क्या हो जाएगा, यहाँ पर जाति यादव लिखाएगा। यहाँ पर यादव लिख दिए, इनका भी यादव हो गया। अब यादव का कोड कितना होता है, तो यादव का कोड है 165 165 165। सब में जो सेम कोड था वही लिखा गया। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, शैक्षणिक योग्यता। तो शैक्षणिक योग्यता में क्या बताए थे, पूर्व प्राथमिक यानी पहला से जो नीचे है या अनपढ़ है, निरक्षर है, उसके लिए 0-0। जो पहला क्लास तक पढ़ा है उसको 1, दूसरा तक पढ़ा है तो 2, तीसरा तक पढ़ा है 3, इसी तरह से कोड आगे चला गया है। तो हो सकता है कि इसमें जब राजेश यादव से पूछें कि आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, तो बताए कि हम ग्रेजुएशन किए हुए हैं, स्नातक किए हुए हैं। तो स्नातक में बहुत सा कोड है। फिर उनसे पूछे कि स्नातक कौन विषय से किए हैं, तो बोले कि हमें सामाजिक विज्ञान से किए हैं, यानी कला, जिसको आर्ट्स बोलते हैं। तो जो सामाजिक विज्ञान यानी आर्ट्स से किए हैं तो उसका कोड क्या हो जाता है, 20 हो जाता है। अब इनकी पत्नी के नाम क्या है, निर्मला देवी। निर्मला देवी से पता चला कि उनका शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो वो भी स्नातक किए हुए हैं, लेकिन वो विज्ञान से किए हैं यानी साइंस से किए हैं। तो विज्ञान के लिए कोड क्या है स्नातक में, तो 21 है यानी 21 है। अब देखिए इस तरह से भरने का मतलब ये हो गया कि जो कोड आप देख रहे हैं वही कोड क्या करना है, एक बार हम देखेंगे और सभी सदस्य में भर देंगे, फ़ायदा यही है। लेकिन अगर एक एक सदस्य को कर कैसे भरते हैं तो बार बार हमको कोड देखना पड़ता है। अब यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता का कोड देख रहे हैं, एक बार देखे और सब में भर दिए, आसान हो गया। और इसके बाद फिर इसको देखना है कि सीमा कुमारी कहाँ तक पढ़ी लिखी है, तो ये 5वां इसका नहीं, चौथा कंप्लीट है, ये 5वां में पढ़ रही, तो जो कक्षा कंप्लीट है वही लिखना है। तो ये चौथा तक कंप्लीट है तो 04 हो गया। इसके बाद जो है राजू कुमार का उम्र कितना था, 7 वर्ष, ठीक है ना। तो ये दूसरा क्लास कंप्लीट है, ठीक है। जितना बताएगा उतना यहाँ पर कंप्लीट कक्षा लिखना है। राजेंद्र यादव कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, तो राजेंद्र यादव कुछ नहीं पढ़े लिखे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर 0-0 लिखा गया। अब इसके बाद आता है कार्यकलाप का। तो कार्यकलाप का मतलब ये होता है कि वह व्यक्ति यानी वह सदस्य कौन सा काम करता है। तो राजेंद्र यादव कौन काम करते हैं, ये खेती का काम करते हैं यानी किसान है। तो किसान का कोड क्या है पता है, किसान का कोड 05 है। आप अपना बुकलेट में देखेंगे जो कोड निर्देशिका दिया गया है उसमें आप देख सकते हैं, या फिर आपको प्रपत्र में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो उस प्रपत्र में भी आप देख सकते हैं कोड और विकल्प। तो कृषक के लिए यानी किसान के लिए 05 हो गया। अब इसके बाद निर्मला देवी जो है, ये पता चला कि निर्मला देवी क्या करती है, तो ये सरकारी नौकरी करती है। तो सरकारी नौकरी का कोड क्या है,
सरकारी नौकरी का कोड जो है सो 01 है, 01 कर दिया। इसके बाद सीमा कुमारी, सीमा कुमारी क्या करती है, कुछ नहीं कर रही है अभी, यानी ये पढ़ाई लिखाई कर रही है, इसका मतलब ये स्टूडेंट है। तो विद्यार्थी के लिए कोड कितना है, विद्यार्थी का कोड 13 है। राजू कुमार भी अभी पढ़ रहा है, तो इसका भी कोड कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इसके बाद राजेंद्र यादव, राजेंद्र यादव कुछ नहीं करते हैं, ठीक है ना, जो कुछ नहीं करता है उसके लिए कोड कितना है, उसके लिए कोड है 15, तो ये 15 हो गया। एक चीज़ ध्यान रखना है, जिसका कार्यकलाप का कोड जो 13, 14, 15 रहेगा उसके लिए स्पेशल वहाँ पर दिया हुआ है सभी स्रोतों से इनकम यानी मासिक आय, वहाँ पर लागू नहीं, एक कोड होगा 08। किसके लिए, जिसका 13, 14, 15 कार्यकलाप का कोड रहेगा, उसमें आंख बंद करके क्या करना, हमको 08 लगा देना है। अब इसके बाद आता है आवासीय स्थिति। 11वां कॉलम क्या है, आवासीय स्थिति। आवासीय स्थिति का मतलब ये है कि जिस परिवार का गणना कर रहे हैं उस परिवार का मकान कैसा है, कच्चा है या पक्का है। कच्चा पक्का का कंसेप्ट जो है आप पहले ही चरण में समझ चुके हैं। इस बार भी क्या दिया गया है कि पक्का मकान और कच्चा मकान। तो पक्का मकान में क्या बताया गया है कि पक्का मकान 2 तरह का कोड दिया हुआ, एक है 01 जिसमें क्या है कि 2 या 2 से अधिक कमरा है, रसोई घर और शौचालय को छोड़ा करके, और 02 जो दिया हुआ है उसमें 1 कमरा है। पक्का मकान है लेकिन 1 कमरा है, रसोई घर और शौचालय को छोड़ा करके, उसके लिए क्या है कि 02 दिया हुआ है। और खपड़ेल के लिए क्या है कि 3 है, झोपड़ी के लिए 4 है, आवासहीन के लिए 5 है। तो यहाँ पर राजेश यादव का जो मकान है वो मकान पक्का है, 2 से अधिक कमरा है, तो क्या हो जाएगा 01। अब यहाँ पर निर्मला देवी का मकान कैसा है, तो ये परिवार जो पूरे सदस्य है सब एक ही साथ एक ही मकान में रह रहा है, तो मकान सबके लिए वही हो गया। इसका मतलब क्या है कि सब में 01 हो जाएगा। याद रखना है कि आवासीय स्थिति उस परिवार के सभी सदस्य के लिए समान होगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है अस्थायी प्रवासी स्थिति। अस्थायी प्रवासी स्थिति का मतलब ये हो गया कि ये जो परिवार है ये अपने मूल स्थान पर है कि कहीं दूसरे जगह चला गया है, तो ये अपने मूल स्थान पर, इसकी गणना अपने मूल स्थान पर हो रही है, ये कहीं नहीं गया है यानी प्रवास नहीं हुआ है, तो इसके लिए कोड क्या है 01 यानी लागू नहीं है, तो ये 01 हो जाएगा। अब इसमें एक चीज़ और समझा जाए, इसमें बहुत से कोड दिया गया, हो सकता है कि ये राजेश यादव जो हैं वो नौकरी करने के लिए कहीं दूसरे जगह गए हैं, बिहार के अन्य स्थान पर गए, उसका दूसरा कोड होगा। बिहार के अलावे दूसरे राज्य में गए, उसके लिए दूसरा कोड होगा। हो सकता है कि इसमें सीमा कुमारी जो हैं वो कहीं दूसरे जगह पढ़ने गई है, तो उसके लिए दूसरा कोड हो सकता है। तो ये जैसा रहेगा उसी से संबंधित यहाँ पर कोड लिखना है। तो ये परिवार जो है ना पूरे सदस्य यहीं है, कहीं नहीं गए हैं, तो इसके लिए लागू नहीं है, कोड है 01। तो यहाँ पर सबके लिए क्या हो जाएगा 01, ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद आता है कंप्यूटर या लैपटॉप। इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, तो लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे, लेकिन सभी सदस्य का जो है ना वो अलग अलग लिखाएगा। ऐसा नहीं कि उस घर में एक के पास कंप्यूटर है तो सभी के कॉलम में लिख देंगे, गलत हो जाएगा। जिसके नाम से है उसी के नाम वाले उसमें बॉक्स में लिखेंगे। जैसे राजेश यादव के पास कंप्यूटर लैपटॉप है, अगर है इंटरनेट के साथ है तो 01 कोड, इंटरनेट के साथ नहीं है तो 02 कोड, अगर नहीं है तो 03। तो यहाँ पर क्या है कंप्यूटर नहीं है तो 03 लिख दिए। किसी के पास नहीं है तो चलो किसी के पास नहीं है तो 03 हो गया, सभी में सेम हो गया। एक किसी के पास कंप्यूटर नहीं है। हो सकता है कि निर्मला देवी के पास यदि रहता इंटरनेट के साथ तो उसमें 01 लिख देते, जिसमें नहीं है उसके लिए नहीं वाला कोड लिखाएगा, जिसमें रहेगा उसमें हाँ वाला कोड लिखाएगा। अब इसके बाद आता है 14वां कॉलम। इसमें क्या है मोटरयान यानी मोटर गाड़ी। क्या देखना है, सबसे पहला व्यक्ति कौन है राजेश यादव। क्या राजेश यादव के पास उनके नाम से कोई अपना मोटर गाड़ी है, 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया। 2 पहिया के लिए 1 है, 3 पहिया के लिए 2 है, 4 पहिया के लिए 3 है और ट्रैक्टर है तो 4 है। इसी तरह से कोड दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या है कि राजेश यादव के पास जो है वो 2 पहिया गाड़ी है यानी स्कूटर है। तो स्कूटर है इसका मतलब क्या है कि 01 हो गया, 2 पहिया है। अब इसी कॉलम में क्या करना है हमको, ये सभी सदस्य को लिखना है। तो निर्मला देवी के पास क्या है, तो निर्मला देवी के पास भी एक स्कूटी है यानी 2 व्हीलर है, 2 पहिया है, तो 2 पहिया के लिए क्या कोड है 01। अब इसके बाद है सीमा कुमारी। क्या सीमा कुमारी के पास है
मोटरयान कुछ भी है तो इसमें न तो 2 पहिया न तो 3 पहिया, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब क्या है, जो कुछ नहीं है तो इसके लिए 6 है। इन तीनों के पास कुछ नहीं है तो 0 6 हो गया। अब इसके बाद आता है 15वां कॉलम। 15वां कॉलम में क्या पूछ रहा है, कृषि भूमि। तो कृषि भूमि का मतलब हो गया कि इस परिवार में किस सदस्य के नाम से खेती करने लायक भूमि है। जिनके नाम से रहेगा उन्हीं के सामने हम लिखेंगे, जिनके नाम से नहीं रहेगा उनके सामने 0 बन जाएगा। यानी कुछ नहीं है तो इसका मतलब 01 कोड लगेगा। यहाँ पर देखिए इनके राजेश जी के पिता के नाम से जो है सारा कृषि योग्य भूमि है, बाकी किन्हीं का नहीं है। तो राजेंद्र यादव के कॉलम में क्या करेंगे, हम इसके सामने भरेंगे। तो यहाँ इनका जो ज़मीन है वो 2 एकड़ से अधिक है। तो 2 एकड़ से अधिक में क्या है कि कोड जो दिया हुआ होगा आप देख लेंगे 0 6 है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है कि कुछ ज़मीन डिसमिल में है, कुछ एकड़ में है। अधिकतर प्रगणक ये मैसेज करके पूछ रहे हैं कि डिसमिल में कैसे निकालेंगे, एकड़ में कैसे निकालेंगे। हमें तो जो परिवार है वो हमें कट्ठा में बताएगा, धूर में बताएगा। तो इसलिए क्या करना है, देखिए कहीं कहीं जो है 3 डिसमिल को 1 कट्ठा मानते हैं, कहीं कहीं 3.25 डिसमिल को 1 कट्ठा माना जाता है और कहीं कहीं 3.25 डिसमिल को 1 कट्ठा माना जाता है। इसी तरह से क्या है कि कहीं जो है 27 कट्ठा को 1 एकड़ माना जाता है, 27.5 को 1 एकड़ माना जाता है और कहीं क्या है कि 32 कट्ठा के बराबर 1 एकड़ माना जाता है। तो अनुमानतः 3 डिसमिल को आप 1 कट्ठा मानेंगे, 27 कट्ठा को आप 1 एकड़ मानेंगे। इसी तरह से मान करके चलना है। तो इनका कितना है, इनका 2 एकड़ ज़मीन है, 2 एकड़ से अधिक है। तो 2 एकड़ से अधिक का मतलब क्या है, 1 एकड़ में 27 कट्ठा, तो 2 एकड़ में कितना 54 कट्ठा। तो 54 कट्ठा से अधिक है यानी 2 एकड़ से अधिक है। तो इसलिए इसमें कोड कितना हो जाएगा, 0 6 हो जाएगा। अब इसमें किसी सदस्य के पास ज़मीन कृषि लायक नहीं है तो नहीं के लिए कोड 01, ठीक है, ये 01 हो गया। तो सब में 01 कर दिए। इसी तरह से आवासीय भूमि को लिखना है। किनके नाम से आवासीय भूमि, आवासीय भूमि का यहाँ तात्पर्य समझिए, जो मकान बना हुआ है जिसमें सभी परिवार रह रहा है, जिसमें सभी सदस्य रह रहा है, वो मकान जो है जिस भूमि पर बना हुआ है वह भूमि किनके नाम से है। जिनके नाम से उनके यहाँ कॉलम में लिखेंगे, जिनके नाम से नहीं रहेगा तो उनको नहीं लिखेंगे यानी शून्य लिखाएगा। तो वह जो भूमि है वो भी राजेंद्र यादव के नाम से है, ठीक है। वो कितना है, वो 10 डिसमिल से अधिक है। तो 10 डिसमिल से अधिक उसका कोड कितना दिया हुआ है आप देख लेंगे, वो है जो 4, ये कोड 4 दिया हुआ है, 10 डिसमिल से अधिक। अब जो है से आवासीय भूमि, वो जो मकान है वो मकान वाला जो भूमि है केवल इनके नाम से था। लेकिन एक जगह और भूमि है जो राजेश यादव काकी अपने पत्नी के नाम से खरीदे हैं, ठीक है ना, और वह क्या है कि 5 डिसमिल से अधिक है। तो 5 डिसमिल से अधिक वाला कोड कितना है, वो 03 है। किन के नाम से है, तो निर्मला देवी के नाम से। तो निर्मला देवी वाला हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 लिख देंगे यानी 5 डिसमिल से अधिक है। अब बाकी किन्हीं के नाम से नहीं, तो जब किन्हीं के नाम से नहीं है तो क्या हो जाएगा 01 01 01। यानी कहने का मतलब जिनके नाम से है उन्हीं के नाम के सामने क्या करेंगे, इस कॉलम में लिखेंगे। उसका जो कोड होगा, जितना कट्ठा है, जितना एकड़ है, उसके हिसाब से यहाँ पर जो कोड दिया हुआ है उसी के अनुसार यहाँ पर भरना है। अब आता है सभी स्रोतों से मासिक आय। सभी स्रोतों से मासिक आय का मतलब हो गया, हो सकता है कि कोई व्यक्ति नौकरी भी करता है, उनका कुछ दूसरा व्यवसाय भी है, तो सभी स्रोत से मासिक आय जोड़ करके लिखना है। यहाँ पर हमें वार्षिक आय नहीं लिखना है, 1 महीने का इनकम लिखना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि राजेश यादव जो है ये खेती करते हैं और खेती से इनका क्या है कि वार्षिक इनकम होता है। तो इसका मंथली इनकम निकाल लेंगे हम, तो पता चला कि ये जो है ना 0 से अधिक 6000 रुपये तक इनका मासिक आय होता है। तो 6000 रुपये तक कितना दिया हुआ है, तो 6000 रुपये तक जो कोड है वो कितना दिया हुआ है, 01 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि निर्मला देवी, तो निर्मला देवी नौकरी करती हैं तो ये 30,000 से ऊपर कमाती है। तो 30,000 से ऊपर का कोड क्या है, इसका कोड है 05, ठीक है ना। अब इनका लिख दिए कि राजेश यादव क्या करते हैं, तो 6000 रुपये तक कमाते हैं, ये 30,000 से ऊपर कमाते, 3 का कोड कितना हो गया, 05 हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं सीमा कुमारी विद्यार्थी है। तो अभी हम क्या बताए थे कि कार्यकलाप के कोड में जिनका 13 14 15 रहेगा, 13 13 15 है, तो 13 हो गया विद्यार्थी के लिए, 14 हो गया गृहिणी के लिए जो इसका आय का स्रोत कुछ नहीं है, 15 हो गया जो कुछ नहीं करता है। तो इसके लिए क्या कोड है, इसके लिए 08 कोड है, ठीक है ना। देखेंगे यहाँ पर विकल्प और कोड में प्रपत्र में दिया हुआ होगा, जो कुछ नहीं करता है, जो विद्यार्थी है और जो गृहिणी है उसके लिए लागू नहीं है। इसका मतलब 08 कोड दिया हुआ है, तो 08 यहाँ पर भर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आधार संख्या स्वेच्छा से भरना है। यदि ये परिवार का सदस्य अगर कहता है कि मेरा आधार नंबर लिख दिया जाए
तो लिख देना है, अगर नहीं देता है तो नहीं लिखना है। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना है। यहाँ तक कि आपको जाति प्रमाण पत्र भी ज़बरदस्ती नहीं मांगना है कि आप अपना सर्टिफिकेट दिखाइए उस पर कौन जाति लिखा हुआ है। और इसके अलावा क्या करना है, आपको आवासीय भूमि और कृषि योग्य भूमि का आपको खतियान, प्लॉट और किसी प्रकार का कागज़ नहीं मांगना। जितना वो बताता है उसी के अनुसार आपको यहाँ पर कोड लिख देना है। हो सकता है कि उसका 50 डिसमिल से ज़्यादा है, 100 डिसमिल है, लेकिन वो बता रहा है 40 डिसमिल है। जैसा कहता है उसी के अनुसार लिखिए। तो जैसा वो बता रहा है उसी के अनुसार से जितना ज़मीन है उतना ज़मीन को आपको डिसमिल में, एकड़ में लिखना है। अब इसके बाद आ गया क्या, सबसे नीचे जो है परिवार के प्रधान का क्रम। तो परिवार के प्रधान का क्रम देखना है। इसमें परिवार का प्रधान, यहाँ पर प्रधान किसको बनाए, तो किसके सामने 01 लिखा हुआ है, तो 01 यहाँ लिखा हुआ है। तो प्रधान कैमा नंबर पर है, 1 पर है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 01 कर देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये नहीं कर देना है कि 01 एक प्रधान बना देते और एक प्रधान बना देंगे, ऐसा नहीं करना है। उस परिवार में एक ही प्रधान रहेंगे जिसका कोड क्या होगा 01। तो इसी से पकड़ा जाएगा कि 01 कहाँ लिखा हुआ है, उसके सामने सीरियल नंबर कितना है वही वाला सीरियल नंबर यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद प्रधान का हस्ताक्षर या अंगूठा का निशान, तो यहाँ पर हस्ताक्षर करवा लेंगे चाहे अंगूठा का निशान। इसके बाद प्रगणक यानी आप अपना खुद यहाँ पर साइन करेंगे और तारीख देंगे। इसके बाद जब आप इसको कंप्लीट कर लेंगे तो आपको किसको देना है, पर्यवेक्षक को देना है। यानी प्रतिदिन आप जब इस फॉर्म को कंप्लीट करेंगे और मोबाइल ऐप पर जब एंट्री कर देंगे तो आपको अपने पर्यवेक्षक को इसको सौंपना है, उनको देना है, ठीक है ना, क्योंकि उनको भी देख करके रिव्यू करना होगा, उनको भी सबमिट करना होगा। तो उम्मीद है कि ये फॉर्म को भरने का ये तरीका आपको आसान लगा होगा। यदि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर कर दें। और एक रिक्वेस्ट आपसे है कि यदि इस चैनल पर अभी तक आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि इस प्रकार का जो भी वीडियो अपलोड हो तुरंत आप तक पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं हम अगले टॉपिक लेकर के अगले वीडियो में।